आगे सारे आ जाओ, जो नहीं आए हो ज्वाइन कर लो। यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का पहला चैप्टर अपने कल पढ़ा था। और सुश्रुत का काल क्या था? जो जो तंत्र करता था, मूर्ख, 1000 ईसा पूर्व। और 2350 ईसा पूर्व किसका काल था? धन्वंतरि। और जो प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत हुए थे उनका दूसरी सती ईसा पूर्व, है ना? दूसरी या तीसरी? दूसरी कह रहा ना भाई। सुश्रुत संहिता जो है ना, उसमें सुन लो, उपदेशता धन्वंतरी थे, उनका 2350 ईसा पूर्व। फिर तंत्रकर्ता या प्रणेता आद्य सुश्रुत या वृद्ध सुश्रुत थे, जिनका 1000 ईसा पूर्व। फिर जो प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत थे, उनका 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक। फिर उसके बाद में कौन था द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता? नागार्जुन, उसका 5वीं शताब्दी। ठीक। फिर पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट, उसका काल 10वीं शताब्दी। और सुश्रुत किसके पुत्र थे? विश्वामित्र के। ठीक है। सुश्रुत संहिता पर फिर अपन ने पढ़ी थी टीका है, जिसमें अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? अंबिकादत्त शास्त्री की आयुर्वेद तत्व संदीपन। ठीक। और चक्रपाणी ने इसके सूत्र स्थान पर तात्पर्य आख्या या भानुमति लिखी, और चक्रपाणी काल 11वीं शताब्दी। और इसके निदान स्थान पर गयदास ने कौन सी? बृहद पंजिका या न्याय चंद्रिका, सिर्फ 16 चैप्टर पे लिखी। गयदास का काल 10वीं शताब्दी। फिर डलन ने 12वीं शताब्दी में निबंध संग्रह लिखी, संपूर्ण टीका इसकी। ठीक है। अब फिर अपने चैप्टर पढ़ना चालू किया था, और पहला चैप्टर इसका सुश्रुत का तो वेदोत्पत्ति, चरक का दीर्घ जीवित, और वाग्भट का आयुष्काल। ठीक। फिर चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन संकरोक्त ग्रंथ और व्यास कर चरण व्यू क्या बोलते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। फिर अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा था। अष्टांग आयुर्वेद में इसका जो सीक्वेंस था वो शल्यशाला के काय चिकित्सा ऐसे था। काश्मीर संहिता में वाजीगण नहीं मानते हैं, उसकी जगह अगत तंत्र और विश्व विज्ञान अलग अलग मानते हैं, ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर आए थे अपन स्थावर जांगम इत्यादि के भेदों पर। तो जो सुश्रुत के और चरक के, उनमें क्या डिफरेंस? वो स्थावर के जो भेद है वही क्या थे? चतुर्विध भूतग्राम थे। नहीं, स्थावर के जो भेद थे उनका तो चरक से डिफरेंस था ना, वनस्पति और वनस्पति वाला। और बेल ने उसकी जगह तृण मान लिया था औषध की जगह। और जो ये थे आपके जांगम के भेद, जो चतुर्विध भूतग्राम थे, भाई जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिदज। अब स्वेदज के एग्जाम्पल याद करने को कहा था मैंने, कौन कौन से? कृमि, कीट, पिपलिका। बाकी जरायुज में तो मनुष्य और ये व्याघ्र इत्यादि, और अंडज में खग और सरीसृप इत्यादि। ठीक है। बाकी जो बच जाए मतलब मेंढक और वो इंद्रगुप्त, वो क्या थे? औद्भिदज। फिर अपन ने पढ़ा था प्रकोप और प्रशम के चतुर्विध हेतु क्या थे? वो संशमन, शोधन, आहार और आचार। ठीक है। फिर उसके बाद में, इससे पहले वो अष्टविध जो अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा है वो तो सबको ही पता होनी चाहिए। उसमें सर्वतंत्र सामान्य शल्य तंत्र के लिए था, और रोग अपवर्णम समर्थम रसायन। प्रकोप प्रशमन के चतुर्विध हेतु, हाँ, स्थावर जांगम पार्थी और कालकृत, ये थे चतुर्विध वर्ग या चतुर्विध प्रकोप और शमन के हेतु। और वो जो थे निग्रह हेतु, वो 4 कौन कौन से थे? संशमन, शोधन, आहार और आचार। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने व्याधि के भेद पढ़े थे। पहला आंसर 7 करना है, सुश्रुत वाग्भट से, चरक से करने 3, लेकिन यहाँ 4 दिए हुए थे, निज आगंतुक मानस और स्वाभाविक। स्वाभाविक में क्या क्या था? भूख, प्यास, नींद, बुढ़ापा और मृत्यु, मतलब जरा और
मृत्यु। ठीक है, फिर उसके बाद में, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ मैं तो उदयपुर ही हूँ, आप पता नहीं कहाँ हो। ठीक ठीक। नेक्स्ट, कौन अमीमांस है? धन्वंतरी के 7 शिष्य, और साथ में प्रभृति से अगर 5 ले ले तो टोटल कितने बन जाते हैं? 12। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वो थी कौमार वृत्य और भूत चिकित्सा, भूत विद्या की परिभाषा में एक मेल था। कौमार वृत्य में तो था ग्रह, और उधर सारा ही था, नाग ग्रह इत्यादि, वो भूत विद्या में था। ठीक है, सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम हो गया था काय चिकित्सा। फिर उसके बाद में अगत तंत्र को चरक ने क्या बोला था? विष गर्भ अधिक प्रशमन, और सुश्रुत ने अगत तंत्र, और वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा, और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने जान। सोच में पड़ गई, सुश्रुत ने क्या कह दिया था? सुश्रुत ने अगत तंत्री कहा था। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आदर से विकार प्रशमन तो चरक का है, व्याधि परिमोह और स्वस्थ से रक्षणम ये सुश्रुत का है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसके लिए शल्य तंत्र के लिए सर्वतंत्र सामान्यत्व वाला टुकड़ा। ठीक, फिर वृत्तिकर शास्त्र कौन? सुश्रुत संहिता या शल्य तंत्र। फिर उसके बाद में आयुर्वेद उत्पत्ति का क्रम था, ब्रह्मा अश्विनी, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी इंद्र, ये चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों में कॉमन है। वाग्भट अत्रि पुत्र आदि चला जाता है, चरक भारद्वाज, देन आत्रेय, देन 6 शिष्य, और सुश्रुत फिर क्या बोलता है कि इंद्र से धन्वंतरी, और धन्वंतरी से हम सातों को ही ज्ञान मिला था। ठीक है, और काश्यप ने दक्ष प्रजापति को हटा दिया बीच में से, पता है ना। चलिए, चतुर्विध भूत का स्वेदज, अंडज, जरायुज और औद्भिदज, है ना। और यही क्या थे? यही किसके वेद थे? चतुर्विध जानम थे, समझ गए। और स्थावर के 4 वेद क्या थे? वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, सुनो भैया, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध, ये सुश्रुत के। और वृक्ष की जगह वानस्पत्य चरक, और औषध की जगह तृण भेद। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़े थे अपन, तो चिकित्सक अधिकरण पुरुष, फर्स्ट आंसर षड धातुज करना था, है ना। पंचमहाभूत शरीरी संवाहिति पुरुष, ये इसी की परिभाषा है। और आयुर् अस्मिन् विद्यते इति आयुर्वेद, ये भी इसी अध्याय की परिभाषा, और आयुर्वेद का प्रयोजन भी इसी अध्याय है। ठीक है, दुख संयोग व्याधि है, ये भी यही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ गए थे, तो वहां एक लाइन आई थी कि प्राणियों के प्राणों का मूल आहार है, और आहार षड रसों के अधीन है, और रस द्रव्यों के अधीन है, और औषधियां द्रव्य होती है। ठीक है, और द्रव्यों के फिर 2 भेद किए थे, स्थावर जांगल। चलिए नेक्स्ट, फिर आगे बढ़े थे तो अपन ने पढ़ा था पार्थिव द्रव्यों के एग्जाम्पल में मणि मुक्ता इत्यादि, मणि मुक्ता को पार्थिव में रखा है। ठीक है ना। फिर कालकृत और वो पढ़ के, और अपने 4 प्रकार के शमन और प्रकोप के हेतु पढ़े थे। और फिर बीज स्वरूप चिकित्सा का जो वर्णन है वो सूत्र स्थान के पहले अध्याय में सुश्रुत द्वारा कर दिया गया। आज पढ़ेंगे शिष्य उपनयन संस्कार। शिष्य उपनयन, शिष्य उपनयन का सिंपल सा मतलब समझाता हूं कि उपनयन शब्द का अर्थ है कि कब बच्चे को स्कूलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब स्कूल कब जाना शुरू करना चाहिए, या जो फर्स्ट टाइम एडमिशन होता था गुरुकुल में, उसको शिष्य उपनयन संस्कार कहते थे। ठीक, तो गुरु के पास में जाते थे, अभी भी स्कूल जाना पड़ता है टीचर्स के पास में, तो गुरु के समीप जाना ही शिष्य उपनयन है। अतः उपनयन शब्द का अर्थ हो गया समीप जाना, शिष्य का समीप जाना, किसके? गुरु के, मतलब एडमिशन लेना। सुनिएगा, थर्ड कोटेशन लिखता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम अन्यतम अनव्यवश्च। अब लिखो, आचार्य सुश्रुत ने, ब्रैकेट में लिखना, तथा आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने तथा आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने तथा आचार्य चरक ने।
त्रिविध वर्ण के शिष्यों को ही अध्ययन अध्यापन की अनुमति दी है। त्रिविध वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखो। आचार्य काश्यप ने चतुर्विध वर्ण को आयुर्वेद अध्यापन हेतु अनुमति दी है। और ये बात 200% तय है कि संहिता के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो आज वाली जो घटिया वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है। कैसे? अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप देखना। वहां पर ब्राह्मण का मतलब पढ़ने वाला होता था, वहां क्षत्रिय का मतलब जो आर्मी में हो, जो सेना में, है ना, और वहां पर वैश्य का मतलब बिजनेसमैन। वहां जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और शूद्र का मतलब जो अपराधी हो, चोरी करे, लूटे, लोगों को मारे, वो क्या कहलाता था? शूद्र। तो आचार्य ने बोला कि भाई ऐसे आदमी को अगर आयुर्वेद सिखाएंगे तो समाज का नुकसान ही करेगा। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने चरक और सुश्रुत ने तीनों को ही अलाउ किया, और काश्यप ने चारों का बोला कि चारों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट आंसर काश्यप ही है, चतुर्विध वर्ण को अध्ययन अध्यापन की अनुमति देने के संदर्भ। लेकिन काश्यप ऑप्शन में ही नहीं हो तो फिर आंसर सुश्रुत कर सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत में एक लाइन आगे आएगी। ठीक, आगे क्या लिखते हैं? शिष्य कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लिखा है शील, शौर्य। इसको क्या करें? शील, शौर्य, सोच। शौर्य का मतलब समझ रहे हो? जैसे गुरुजी गए हो सेमिनार में और ओपीडी अपन देख रहे हो सर्जरी की, और कोई आ जाए जिसके सिर के 2 टुकड़े हो रखे, तो पता चले कि डॉक्टर साहब का पहले इलाज चालू करना पड़ रहा है। ऐसा आदमी सर्जरी में नहीं जाए। समझ पा रहे बात? तो शील, शौर्य, सोच। सोच इसलिए जरूरी है यहां पर, सोच दोनों तरह से है, पर्सनल हाइजीन भी, और जो दिमागी रूप से अपनी सोच को, मतलब जो आपके विचार है उनको शुद्ध रखने वाला। ठीक है। आचार, विनय, शक्ति। अब सर्जरी में जो पेशेंट आता है ना, वो कटाफटा आता है, और एनेस्थीसिया पहले इतना एडवांस नहीं था, तो उसके टांके लग रहे होते थे। पक्की बात है कि दर्द होता है तो पेशेंट डॉक्टर के थप्पड़ मार सकता है, लात मुंह से चला सकता है। इसलिए बांधने का सिस्टम था पहले, हाथ में बांध देते थे, घर वाले पकड़ के रखते थे। मान लो गलती से एक आदमी पड़ जाए तो यूं नहीं है कि उसी छुरे से पेशेंट ने गला रेत दिया, थप्पड़ खाने के बाद भी टांके चालू रखने। ठीक है। मेधा, स्मृति, मति, ये जरूर होनी चाहिए। आगे क्या लिखता है? शिष्य ऐसा होना चाहिए जो प्रसन्न चित्त हो। ऐसे नहीं कि सर मैं तो हमेशा डिप्रेशन में रहता हूं और 1 नंबर कम आ जाए तो भी मेरे डिप्रेशन आ जाता है, और 1 घंटा ज्यादा सो जाऊं तो भी डिप्रेशन आ जाता है। प्रसन्न चित्त, वाक चेष्टन क्लेश से। क्लेश है का मतलब समझो आप, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि भाई जो 2024 में एग्जाम देंगे उनको जनवरी में 13 घंटे पढ़ना है, अब 13 घंटे पढ़ने लग गया। 3 दिन बाद में फोन कर रहा, सर कमर में बहुत दर्द होता है, सर नींद बहुत आती है, सर हाथ पांव टूटते हैं, सर अकड़ जाती है कमर। ऐसे जो जवाब दे तो यह क्लेश सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अब ये चिकित्सा के संदर्भ में इसलिए कह रहा है कि जो ड्यूटी करनी होती है सर्जरी में, ट्रॉमा में, उसमें गारंटी नहीं है कि आप कब जाओगे घर। ठीक है। तो लिख दिया प्रसन्न चित्त, वाक चेष्टम क्लेश सहम भीषकम शिष्यम उपनयित। समझ गए? ऐसे शिष्य को शल्य शास्त्र के जो शिक्षक है उसको ग्रहण करना। अब चेकिंग हो गई, बन गया गेट पास कि लड़का दिखने में ठीक है, चेहरे से खुश लगता है, बोलने में भी अच्छा है, और इसकी परीक्षा करके देख ली, ये टेंशन देने पर भी दबने वाला नहीं है। अब इसको आगे भेज दिया जाए कहाँ? जहां हवन वगैरह हो रहा है, तो वहां गुरुजी बैठे हैं, बाकी जो पहले पास हो रखे हैं गेट पास से वो भी जा जाके बैठ रहे हैं। अब वहां पर हवन कुंड स्थापित है, उसके बारे में लिखा हुआ है पहली लाइन के लास्ट में, देशे चतुरहस्त्रम चतुरहस्त्रम स्थंडिलम उपलिप्यम गोमेन। गाय के गोबर से लिपी हुई हवन की वेदी 4x4 हाथ की। ठीक। दर्भे संस्थिर, और उसके चारों तरफ दर्भ घास होती है ना, वो लगी हुई है। फिर उसके बाद में
इसके दर्भ के जस्ट नीचे लिखा दक्षिण तो ब्राह्मण स्थापित, और इसके दक्षिण दिशा मतलब राइट में कौन स्थित है? ब्राह्मण, जो हवन यज्ञ इत्यादि करवा रहा है। फिर उसके बाद में इसमें जो लकड़ियां जल रही है वो खदीर, पलाश, देवदारू, बिल्व और शीरी वृक्ष कषाय इत्यादि की, और इसमें आहुति दी जा रही है दधि, मधु और घृत की। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, कहते हैं कि कौन किसका शिष्य उपनयन करवा सकता है? ब्राह्मण त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम है। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही तरह के शिष्यों का उपनयन कर सकता है। जो राजन मतलब क्षत्रिय, वो दो का, किसका? क्षत्रिय और वैश्य, और वैश्य केवल किसका? वैश्य। लेकिन आगे आचार्य ने जो लिख दिया, जिसके आधार पर अपन दूसरा आंसर करते हैं, शूद्रम अपि कुल गुण संपन्न। अगर जाति व्यवस्था के आधार पर शूद्र ब्राह्मण वो मानता, तो शूद्र कुल गुण संपन्न हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब कुल गुण संपन्न कोई भी व्यक्ति शूद्र हो सकता है। बाई कास्ट क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चारों कैटेगरीज में किसी एक कैटेगरी में हो सकते हो, पहले ये माना जाता था। तो शूद्र भी अगर कुल गुण संपन्न है, अब ये है गुंजाइश की बात कि मान लीजिए किसी समझदार फैमिली का कोई परिवार का सदस्य था और उससे कोई गलती हो गई और अब वो अपराधी घोषित हो गया, अब उसका दंड भी उसने पा लिया, लेकिन उसकी फैमिली की रेपुटेशन और उसके घर के लोगों के, समाज के लिए और जो दुनिया है उसके लिए किए हुए कामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़का तो अच्छे घर का है, गलती हो गई होगी इससे, उसकी सजा इसको मिल गई, अब इसको भी पढ़ा सकते। तो शूद्रम अपनी कुल गुण संपन्नम मंत्र वर्जन, मंत्र वर्जन कर दिया उसको। ठीक है, तो सेकंड आंसर करना हो चतुर्विध वर्ण का तो कौन है? सुश्रुत। फर्स्ट आंसर कौन है? काश्यप। ऊपर लिख रखा है मैंने शायद, वाग्भट के अनुसार शिष्य परीक्षा का काल कितना? 6 माह। फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे वो कहां रह गया, ये लिख लेना। काश्यप के अनुसार चतुर्विध वर्ण के अध्ययन के संदर्भ, ब्राह्मण अनुग्रहार्थम, क्षत्रिय रक्षार्थम, वैश्य वृत्यर्थम और शूद्र शुश्रु आश्रयार्थ, शुशु आश्रयार्थ मिलान में आ सकता है कि इनको क्यों पढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मण अनुग्रहार्थम का मतलब तो वही है भूत दया वाली बात। ठीक, क्षत्रिय रक्षा के लिए। अब आप इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर एक सैनिक है, उसको छोटी मोटी चिकित्सा आती है, तो वो युद्ध के अंदर काम आएगी ना, अगर कोई चोट लग जाएगी। और पूरी अलग से बटालियन का डॉक्टर होता है, पैरामिलिट्री पर्सन होते हैं जो पूरा नर्सिंग और ये सब उनके अलग होते हैं। तो उस अर्थ में कह रहा है। वैश्य भर्तियर, जैसे फार्मेसी करके लोग दवाइयां बेचते हैं, मेडिकल की दुकान खोलते हैं, उनसे उनका घर चलता है। और ये शूद्र वाला जो लिखा है सुशु आश्रयार्थम, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इस चीज को रेफरेंस मान के और अपने जीवन में कोई उन्नति कर सके। मतलब पहले वो गलत रास्ते पे था ना, सही रास्ते में आने के लिए उसकी काम आ सकता है, मिलान में आ सकता है। लिख लेना काश्यप ने चतुर्विध वर्ण के संदर्भ में क्यों बोला है कि किसको किसका अध्ययन करना। नेक्स्ट आगे देखो, अब एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में अब बारी आती है गुरुजी इंस्ट्रक्शन देंगे कि हॉस्टल में कैसे रहना है। लिखता है अग्नि के समक्ष खड़ा कर देते हैं उसको, और त्रिपरिणाम अग्नि साक्षिकम शिष्य बुरियात, शिष्य को कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, पारुष्य, पशुता, अनृत, इन सब से तुझे दूर रहना है। नाखून कटे हुए होने चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए, और कसाय वस्त्र। तो शिष्य के वस्त्र कैसे? कसाय, जैसे साधु संतों के नहीं होते वैसे। सत्य, व्रत, ब्रह्मचार्य आदि अभिवादन, तत्परेण अवश्यम भविष्यता।
ठीक। और तेरा क्या काम रहेगा? सोना, पढ़ना और खाना, शयन, आसन, भोजन, अध्ययन। अब सुनो गौर से, लास्ट बात, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अफलम च वित्त न च प्रकाशम प्राप्त, फेल हो जाएगा, कभी पास नहीं हो पाएगा। अगर 12-13 घंटे पढ़ लेगा, 24 का एग्जाम देना है तो 100% गारंटी की सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो 100% गारंटी है कि पास नहीं हो। तो ये वही बात है, अफलम च विद्या, फेल होना अफल ही है, पास होता तो विद्या को कुछ फल मिलता। और पास नहीं होगा तब तो विद्या का प्रकाशन करेगा कहाँ, कोई घुसने नहीं देगा। विद्या प्रकाशित हो रही है तो हॉस्पिटल में जाएगा, पेशेंट देखेगा तभी पता चलेगा, पेशेंट नहीं मिलेंगे तो क्या करें। ठीक। बहुत से बच्चे होते हैं ना कि सर बीएमएस तो कर ली, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे प्रैक्टिस सीखनी है, सीखने जाता है, फिर वहां समझ में आ जाता है कि 4-6 महीने कोई भी यूज ले लेता है 10-12 हज़ार में, उसका नर्सिंग वाले काम करवाता है और बोलते उसको डॉक्टर साहब है, तो पेशेंट के सामने क्यों लगता है कोई डॉक्टर है। तो उन पेशेंट के हिसाब से तो वो 50-60 हज़ार 1 लाख का आदमी है, लेकिन उस बेचारी की सैलरी 10-12 हज़ार है। पर से डॉक्टर साहब भयभीत हैं कि कुछ पूछ लिया या कुछ कह दिया तो क्या बताऊं। ठीक। और हॉस्पिटल वाले को मजे आ गए कि कहने को एक डॉक्टर हो गया 10-12 हज़ार में, इतने में नर्सिंग वाला रख ही रहा था। ठीक। साल भर में उसकी सारी बुद्धि जो किताबों से संबंधित थी वो स्मृति का लोप हो जाता है। फिर अब जब गया था तो थोड़ी बहुत किताबें दिमाग में थी और काम सीखने गया था। 1 साल बाद में न तो किताबें बची न काम सीख पाया। अब वापस आता है, अब मुझे पीजी करनी, अब कैसे करें। उसमें भी आके बोलता गारंटी दो तो, क्यों? क्योंकि 1 साल मेरा पहले ही खराब हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं ना, ये कोई सिर्फ पीजी की प्रिपरेशन नहीं है, ये एक मौलिक प्रिपरेशन है जो आपको कभी ना कभी तो करनी है। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हो, चाहे वो पीजी के लिए हो, चाहे संहिता ढंग से पढ़ने के लिए हो। यार कभी मन लगा के और अपने पास होने के लिए पढ़ा है, साफ बात। पिछले साल के पेपर सॉल्व करें, 4-5 साल के 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आते हैं। टॉपिक के पास में जो टेबल होती है शुरू में वहां लिख दिए ये 2 नंबर, ये 5 नंबर, ये 10 नंबर। फिर डायरेक्ट पेज खोल के बाहर में जाए कि अग्निवेश यात्री क्या बात कर रहे थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, सीधा ही इतना इतना आता है अपने को, आयु के पर्याय आते हैं, ऐसे ऐसे तो पढ़ा है। तो संहिता को पास करने के हिसाब से पढ़ा है, तो मौलिक तैयारी क्यों, मतलब नेसेसरी। बीएमएस पास होने के बाद में ये प्रिपरेशन क्या करेगी? पहली चीज, आप कोई सा भी एग्जाम दे दो आयुर्वेद का कॉम्पिटिटिव, अब बच्चे नेक्स्ट के नाम से डरते हैं, 50% ही चाहिए उसमें। तो अगर ये पढ़ लोगे नेक्स्ट कहां रहेगा फिर? जो पीजी की तैयारी कर रहा है वो नेक्स्ट से कैसे डर सकता है? नेक्स्ट के अंदर तो कोई सीटें ही फिक्स नहीं है, उसमें भले सारे पास हो, पीजी में तो सीटें फिक्स है ना। तो 50% तो यूजी में लाए हो तभी तो फाइनल ईयर तक पहुंच पाए हो यार, और रिटर्न में ले आए एमसीक्यू में नहीं ला पाओ। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वैक्स से डरने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस प्रिपरेशन से नेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो सब निकलेगा। पीजी हो, पीएससी हो, एनआरएचएम हो, आएगा तो यही तुम्हारा सब्जेक्ट तो ग्रेजुएशन का ये है ना। तो जब चरक सुशुद्ध वाग्भट और रिलेवेंट संहिताएं और जो बेसिक मॉडर्न है वो पढ़ ली तो फिर बोली कोई सा भी एग्जाम हो, और 1 साल ढंग से पढ़ लिए पीजी में हो गए, तो उसके बाद में इस तरह से की हुई तैयारी का फायदा लाइफ टाइम मिलता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करने बैठते हैं तो पता रहता चाहिए तो मैंने ऐसे पढ़ रखा है, इसका मीनिंग ये है। समझ रहे बात को? नेक्स्ट, अब जब इतनी बातें होगी तो ये प्रतिज्ञा मेरे हिसाब से हर टीचर को अपने मन में करनी चाहिए कि अगर मैं तुम्हें पढ़ाने में ठीक से पढ़ाने में समर्थ नहीं हूं तो मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए। मतलब अगर कोई, और सही बात यह कि अगर कोई टीचर सही से पढ़ा दे तो बच्चे नेक्स्ट के अंदर 70% सारी ले आए। लेकिन कॉलेज चाहे कोई सा भी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं कहीं पर कुछ प्रतिशत बच्चे खराब है, कहीं कहीं पर टीचर आलसी है, कहीं कहीं टीचर नहीं पढ़ा रहे। कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसा हो जाता है कि 5 लेक्चर में तो कोई ढंग का आता ही नहीं है, एक आधे के लिए कौन रुके, तो लंच में भग जाते हैं। ठीक।
और कहीं कहीं पर टीचर ठीक है तो देखते हैं पूरी क्लास में 5 ही बच्चे बैठे रहते हैं तो वो भी अलसा जाते हैं। कुल मिला के और कोई भी न तो बच्चों को ये कहने वाला है कि तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा और न टीचर को ये कहने वाला है कि तुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें ठीक है। अगर शिष्य ढंग से नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए बोल दिया है कि तेरा विनाश हो जाएगा, और टीचर खुद के लिए बोल रहा है कि अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाऊं तो मेरा विनाश हो जाए। इससे ज्यादा तो कोई क्या ही कर सकता है। ये लाइन आ सकती है। और आयुर्वेद के अंदर किसी भी टीचर के सामने ऐसा कह दो ये लाइन पढ़ दो, गुस्सा हो जाएगा। मतलब अगर सरकारी है तब तो पक्का हो जाए। ठीक। अहम बात वही सम्यक वर्तमाने यत अन्य यथादर्शी श्याम एनो भाग्यवेयम अफल विद्यश्च। मिला? ये गुरु प्रतिज्ञा है। कहिए वो तो पता ही नहीं चलेगी, तुम बोल के भी निकल जाओगे तो भी क्या बोला है। चलिए, सुश्रुत कहते हैं कि द्विज गुरु दरिद्र मित्र इनसे पैसे मत लेना ट्रीटमेंट, इनको आत्म बंधु मान के इनका ट्रीटमेंट करना, और शरणागत रोगी की पुत्र के समान चिकित्सा चरक ने बताई थी, है ना। नेक्स्ट लाइन के लास्ट लिखता है एवं विद्या प्रकाशते मित्र यशो धर्म अर्थ कामाश्च प्राप्त। इस तरह से ये जो चिकित्सा है या जो विद्या है इसके प्रकाशन से क्या मिलता है? मित्र, यश, धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति। ठीक। अब जो सबसे प्यारी चीज है बच्चों को, छुट्टी। महीने के अंदर अष्टमी, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, फिर कृष्ण पक्ष का जो 14वीं है वो, और एक कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा? अमावस्या। फिर ऐसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि और 15वीं तिथि कौन सी होती है? पूर्णिमा। तो ये छुट्टियां हैं। तो महीने में कितनी छुट्टी होगी? 1 2 3 3 6। बाकी जो ये लिखे हुए ना अकाल विद्युत वगैरह, तो उस टाइम क्या है कि मकान इतने मजबूत होते नहीं थे, इसलिए लिखा है। अभी चाहे बारिश हो रही हो, कड़क रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास तो लगी। संडे की भी हो जाती है कभी कभी। टीप लिया? चलो नेक्स्ट, तीसरा। टीपना क्या, 8 14 15 इतने में तो याद हो जाता है।